चाय पीते हैं आप, कॉफ़ी पीते हैं? काफ़ी पीते हैं। फिल्में देखते हैं आप? आप समय नहीं मिल पाता है। पर आपकी पार्टी के कई नेता कई फिल्मों का विरोध भी करते हैं। देखिए, फिल्मों से ये फिल्म का विरोध नहीं करते, संस्कृति का हमारा अपना धारा में जीने की आदत है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को जो भी चोट पहुंचाएगा उससे हमारा सदैव विरोध रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। जो हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा उससे भी हमारा विरोध रहेगा। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते, किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन कोई हमारे धर्म को गलत कहेगा हम कैसे सहन कर सकते हैं। तो बच्चे ने कहा हाँ हम पहचानते, बोले कौन है, बोले हमारा मामा है। तो बोले तुम्हारे मामा कैसे हो, बोले हमारी मम्मी ने राखी बांधी मध्य इनको। प्रदेश में 2 मामा हो गए अब। आपने जैसे कहा कि मेरे मामा है, आपने जवाब दिया, मेरे मन में एक सवाल आया, क्या अगले मामा आप होने वाले? क्या महत्वाकांक्षा है आपकी प्रदेश के मेरी लिए? कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मैं सदैव अपना काम करने में विश्वास करता हूँ। जब मैं मध्य प्रदेश में 2023 में इस बार किसकी सरकार, और अगर आपकी सरकार तो कितनी सीटों के साथ? निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अब की बार 150 पार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कल का आपने वीडियो देखा होगा तो जवाब मिल जाएगा। कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो मजाक में उन्होंने कहा। ऐसा मजाक रोज करें, बहुत अच्छी बात है। तो कांग्रेस और भाजपा में यही मनमूल अंतर है। कांग्रेस अपने ख्याली स्वप्न बहुत सजा लेती है, लेकिन इंडिविजुअल राजनीति करती है। तो इंडिविजुअल राजनीति कमलनाथ जी भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल राजनीति दिग्विजय सिंह जी भी कर रहे हैं। सरकार कमलनाथ जी ने बना ली, ये अलग बात है। कमलनाथ जी खुद सरकार नहीं चला पाए, फिर शिवराज सिंह जी को जनता ने सरकार सौंपी, जनता के साथ पार्टी ने सरकार सौंपी। जनता ने सौंपी या 21 विधायकों ने? हमारे यहाँ राजनीति को परिवार की तरह चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। राजनीति का अर्थ केवल वोट देना नहीं, राजनीति का अर्थ है हम सुख दुख में सबके सहभागी हों, एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे को लेके निभाएं। तो एक 7-8 लाख का छोटे सी आबादी का शहर आज की स्थिति में पर दिन 3 लाख यात्री आने लगे हैं, तो कल्पना कर सकते हैं कि उज्जैन कहाँ जाके खड़ा होगा। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ इतने अच्छे कार्यकर्ता जुड़े हैं, और मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से दिल से जुड़ता हूँ और कार्यकर्ताओं के साथ उज्जैन के सारे विकास के कामों में बात शेयर करता हूँ। आपको अगर जनता चुनती है 2023 में फिर से उज्जैन दक्षिण से, क्या सौगातें दक्षिण को लेकर आप लेकर आने वाले? मैंने यूडीए में भी जब काम किया तो यूडीए को राष्ट्रपति पुरस्कार, इंटरनेशनल स्कान अवार्ड दिलवाए। जब टूरिज्म में हुआ तो टूरिज्म में 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार लिए। कई कांग्रेसी और कई जनता का ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शिवराज सिंह जी इस बार चेहरा नहीं होने वाले हैं, तो क्या चेहरा बदलने वाला है भाजपा मध्य प्रदेश का, या फिर कुछ और आगे की रणनीति है? देखिए, ये सारी अटकलें कांग्रेस के स्टाइल की है और कांग्रेस जान करके उछालती है। कैसे चल रही है तैयारियां विधानसभा चुनाव 2023 की? देखिए, चुनाव में पूरे 5 साल एक जैसे ही रहता हूँ। मैं ना चुनाव में आगे गया हूँ ना पीछे जाता हूँ। इसलिए मैंने बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमबीए, पीएचडी। असली में हम महाकाल में काल की महत्ता बताने के लिए उनको दर्शन कराते हैं। हीरा मिल, विनोद मिल, दीपचंद मिल, इंदौर टेक्सटाइल मिल, डालडा फैक्ट्री, सारी फैक्ट्रियों को बंद करने का कोई टाइम था तो कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस कह रही है कि महाकाल लोग कमलनाथ जी का विजन था। हाँ, कांग्रेस तो 60 साल तक राज करती नहीं थी, हमको 51-52 से सरकार में मिल गए, ऐसा बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, यहाँ के विद्यार्थी उज्जैन आके पढ़ रहे हैं। तो कि जब भी कुंभ मेला आता, सिम्मस्त आता उज्जैन का, तो सरकार भाजपा की बनती, तो उज्जैन वाले तो प्रश्न कर ही नहीं सकते। जहाँ से आया हूँ हमने तो चाय से मेरी खुद की होटल थी, उसके बाद खाने की होटल खोली, बाद में निर्माण कार्य का काम चला। तो मैंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखे हैं। कांग्रेस ने झूठ, फरेब, चालाकी और खुद के संगठन का नुकसान किया, इसकी कीमत कांग्रेस चुका रही। सभी को नमस्कार, मैं यश वट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द.com पर। अभी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। उज्जैन दक्षिण विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी श्री मोहन यादव जी। सर, आपका बहुत स्वागत है, कैसे आप? जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसे चल रही है तैयारियां विधानसभा चुनाव 2023 की? देखिए, चुनाव में पूरे 5 साल एक जैसे ही रहता हूँ। मैं ना चुनाव में आगे गया हूँ ना पीछे जाता हूँ।
हम अपने काम को अगर व्यवस्थित कर लेते, जैसे पूरे साल विद्यार्थी अगर पढ़ता है तो कहीं उसको कोई तनाव नहीं होता, कोई ओवरलोड नहीं होता। और मुझे इस बात का संतोष है कि चुनाव को देख करके मैं कभी अपनी गतिविधि प्रारंभ नहीं करता हूँ। पूरे साल जो चल रहा है वो अभी चल रहा है। पूरे साल जो चल रहा है वो अब चल रहा है। कांग्रेस, आपकी विपक्षी पार्टी का दावा है इस बार कि मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कल का आपने वीडियो देखा होगा तो जवाब मिल जाएगा। कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, उनके बेटे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बताता है? ये अपने आप में सरकार बनाना तो नहीं बताता है। उनका कहना है कि वो मजाक में उन्होंने कहा। ऐसा मजाक रोज़ करें, बहुत अच्छी बात है। ऐसी मजाक वाली बात होती, कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, टिकट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जो कैंडिडेट वो जून जुलाई में देने वाले थे, चुनाव के 15 दिन बचे हैं और चुनाव फार्म भरने के तो 4 ही दिन बचे हैं। अगर कांग्रेस आज तक अपने कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही और भाजपा की 4 लिस्टें आ गई, तो कांग्रेस और भाजपा में यही मूल अंतर है। कांग्रेस अपने ख्याली स्वप्न बहुत सजा लेती है, लेकिन इंडिविजुअल राजनीति करती है। तो इंडिविजुअल राजनीति कमलनाथ जी भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल राजनीति दिग्विजय सिंह जी भी कर रहे हैं। जब वो इंडिविजुअल राजनीति कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पे इसका इफेक्ट आएगा। कई योग्य लोगों को टिकट नहीं मिला है, तो उसके कारण से कांग्रेस में कितनी खुलेआम बगावत हो रही है, इसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। आप 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उससे पहले भी यूडीए के अध्यक्ष पद पर रहे और काफ़ी समय से सक्रिय राजनीति में हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कैसे राजनीति में आए, छात्र जीवन से कैसे मुड़ा हुआ और कैसे हम क्योंकि आज का युवा सोचता है, उस समय का भी युवा सोचता होगा कि यार मैं तो नौकरी करूँ और अपना जीवन आराम से बिताऊँ, लेकिन राजनीति में इतनी आपाधापी में कैसे आना हुआ? कुछ बताएं अपने छात्र जीवन और राजनीति में कैसे आना हुआ। देखिए, मैं राजनीति में तो आया हूँ 98 में, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में 82 से लेकर 92 तक लगातार मैं साइंस कॉलेज का चुनाव लड़ा। साइंस कॉलेज के चुनाव में जॉइंट सेक्रेटरी बना 82 में, उसके बाद 83-84 में प्रेसिडेंट बना। और ये बात सही कि छात्रों के बीच में चुनाव लड़ने का और जो ट्रेनिंग होने का, विद्यार्थी परिषद के सदस्य होने के नाते से विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। और मुझे बड़ा आनंद इस बात में आया कि जो कॉलेज जीवन में हमने अपनी पढ़ाई करते करते अगर जनतंत्र से परिचय कराना तो शासन चुनाव से ज़रूर जुड़ना चाहिए, और मैं उससे जुड़ा था। और उसके बाद मैं संघ में चला गया, तो 93 से लेकर 97 तक मैं लगातार संघ के विभिन्न कामों को करता रहा। स्वयंसेवक होने के नाते से अपने पारिवारिक जीवन का उत्तरदायित्व का निर्वहन भी किया। और 98 के बाद मैं दोबारा जब राजनीति में आया तो युवा मोर्चा का मैं संभाग प्रभारी, प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ का, बाद में भाजपा का महामंत्री बना। जिला महामंत्री बनने के अलावा जहाँ मैं उसी समय रिप्रेजेंटेटिव रेलवे बोर्ड मेंबर भी बना था। तो मुझे विभागों के, बहुत सारे विभागों के काम करने के तरीके भी आते हैं और उन कामों की ताकत भी जानता हूँ। मैं कार्यपरिषद सदस्य रहा 2000 से 2003 तक, जब हमारे अपने महामहिम का मैं राज्यपाल के साथ था। उसी प्रकार से इसी मेंबर के बाद यूडीए चेयरमैन बना, तो निर्माण के विभिन्न विभागों। चाय पीते हैं आप, कॉफ़ी पीते हैं? काफ़ी पीते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा ज़रूरी नहीं समझता हूँ। चाय काफ़ी बहुत लिमिटेड पीता हूँ, बिल्कुल एक दिन में 1 या 2 बस। इससे राजनीति में तो बहुत तनाव रहता होगा सुबह से लेकर शाम तक, जैसा मैं सुनता हूँ। और आपके बारे में मैंने सुना है कि आपके कार्यकर्ता बताए थे कि भाई साहब सुबह 5 से 6 बजे और 6:30 बजे मैक्सिमम घर छोड़ देते हैं और 10 बजे तक आधा ग्रामीण निपटा देते हैं। तो ये ताजगी और इतनी क्या बोलते हैं, फुर्ती चुस्ती, क्या राज है इसका? देखिए, हमारे लिए परमात्मा ने ये जो मौका दिया, जीवन एक ही बार दिया है, तो जीवन के एक एक मिनट का सदुपयोग करें, मेहनत कस के करें। और जब आप तनाव फ्री होकर के सबकी प्लानिंग कर लेते तो मुझे लगता नहीं कि किसी को समय कम पड़ता है। अगर ढंग से प्लान करेगा तो फिर कोई आपाधापी नहीं होगी। मैं मस्ती से किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में अपनी विधानसभा के चुनाव लड़ रहा हूँ तो भी आनंद से लड़ रहा हूँ। जब 2003 में विधानसभा चुनाव की टिकट मैंने छोड़ी तब भी इसी आनंद में रहा। हमारी पार्टी के ने कहा कि इस अवसर पर ज़रा हमारे सीनियर नेता को मौका दे दो, तो मैंने उनको मौका दे दिया। हमारी पार्टी की विशेषता ये है कि हम अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं। और मैं उस समय मैंने उदाहरण दिया था कि हम बिजली के बल्ब की तरह हैं। हमारे संगठन का स्टार्ट तो बिजली चालू, स्विच बंद, बिजली बंद। तो ये आनंद का क्षण है। जिस प्रकार से जो काम देते बहुत अच्छे से रहो, बहुत मस्ती से करो, और लेकिन जो काम करो उस काम के रिज़ल्ट आपके काम करने के बाद दिखाई देना चाहिए।
हमारा एक एक मिनट एक एक समय किसी भी बातों के लिए उसको उसकी चरमोत्कर्ष पे ले जाने का, उसका 100% देने का होना चाहिए। इसलिए मैंने यूडीए में भी जब काम किया तो यूडीए को राष्ट्रपति पुरस्कार, इंटरनेशनल स्कान अवार्ड दिलवाए। जब टूरिज़्म में हुआ तो टूरिज़्म में 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार लिए। जब मैं विधायक था तो आपने सबने देखा है कि हमारे यहाँ मास्टर प्लान का लागू करने के बाद 14 ब्रिज बने, उज्जैन दक्षिण में विकास के काम चालू हुए और विकास के काम सब क्षेत्रों में चालू हुए। केवल धार्मिक पर्यटन नहीं, लेकिन पर्यटन से भी रोज़गार का सृजन होना चाहिए। इसलिए महाकाल का महामंदिर स्मार्ट सिटी के माध्यम से, महाकाल का महालोक 1, 2 ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से बड़े पैमाने पे धनराशि खर्च करके उसको बनाया। बाद में यहाँ पे साइंस सिटी बनाना और ऐसे अन्य अन्य काम है जिस पर अपन को उज्जैन को गर्व होना चाहिए। जैसे रोज़गार के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बना, मेगा डिवाइस पार्क दिया, विक्रमनगर उद्योगपुरी खड़ी करी, NH आए, राष्ट्रीय राजमार्ग आए। ऐसे कई काम जिन कामों के भरोसे से उज्जैन में रोज़गार की एक तरह से अब बाहर से लोग बड़ी पैमाने पे पलायन करके यहाँ आ रहे हैं रोज़गार की तलाश में। तो एक 7-8 लाख का छोटे सी आबादी का शहर आज की स्थिति में पर दिन 3 लाख यात्री आने लगे हैं, तो कल्पना कर सकते हैं कि उज्जैन कहाँ जाके खड़ा होगा। कांग्रेस कह रही है कि महाकाल लोक कमलनाथ जी का विज़न था। हाँ, कांग्रेस तो 60 साल तक राज करती नहीं थी, हमको 51-52 सरकार में मिल गए ऐसा बोल रहे हैं। जो भी हुआ है कांग्रेस के, आप बताइए हीरा मिल किसकी सरकार में बंद हुआ, विनोद मिल किसकी सरकार में बंद हुआ, पाइप फैक्ट्री किसकी सरकार के समय बंद हुई, श्री सिंथेटिक किसकी सरकार के समय बंद हुई, सोयाबीन प्लांट किसकी सरकार के समय बंद हुआ, हीरा मिल, विनोद मिल, दीपचंद मिल, इंदौर टेक्सटाइल मिल, डालडा फैक्ट्री, सारी फैक्ट्रियों को बंद करने का कोई टाइम था तो कांग्रेस की सरकार में था। लेकिन मुझे इस बात का संतोष कि इनके समय के विनोद विमल मिल के 4000 मजदूरों के बकाया के साथ ब्याज और ब्याज पे भी ब्याज, ये भाजपा की सरकार में हमारे द्वारा 100 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। तो ये पाप कांग्रेस के माथे पे, ये कारखाने बंद कराने वाले लोग हैं, रोज़गार ख़त्म करने वाले लोग हैं। उज्जैन को इंदौर की तुलना में एक गांव के रूप में सीमित कर दिया था, जो उज्जैन पहले से असीम संभावना का शहर था। मुझे इस बात का संतोष है कि आज उज्जैन के पास इंदौर है, लोग ऐसा बताने लगे। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी भी शिक्षा, बिल्कुल आप लीजिए चाहे, मेरी भी शिक्षा इंदौर से हुई है। तो जब मैं वहाँ पर जाता था तो मध्य प्रदेश के कई शहरों से लोग आते थे तो बताते थे मैं यहाँ का हूँ। लेकिन जब मैं कहता था कि मैं उज्जैन से आया हूँ तो लोग कहते थे कि उज्जैन से आया, वाह, जय महाकाल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय महाकाल, इसका आनंद है। वास्तव में महाकाल के साथ साथ आप कल्पना करिए, हम महाकाल में क्या दिखाते हैं। आपको अंदाज थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि महाकाल की भस्मारती जो लोग देखने आते हैं, असली में हम महाकाल में काल की महत्ता बताने के लिए उनको दर्शन कराते हैं। काल मतलब जिसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर एक जीव का, जिसने जन्म लिया मृत्यु उसकी निश्चित है, और काल के समय के हिसाब से उसकी जन्म से मृत्यु तक की पूरी यात्रा का दर्शन छोटी यात्रा में अगर कहें तो भस्मारती में जीवन दृष्टि दिखती है। हमारे सामने सुबह 4 बजे से स्टार्ट करते हैं भस्मारती। सबसे पहले जल से जीवन आता है। आत्मा जैसे भगवान में प्रवेश करती, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत करते हुए आँख, नाक, कान बना करके भगवान का आकार साकार बनता है। अपने सामने जब आकार बन जाता है तो ये शरीर भस्मीभूतस्य है, इसलिए अपने सबके सामने भस्मी भगवान पे चढ़ती है। और भस्मी चढ़ने के तुरंत बाद फिर श्रृंगार होता है। श्रृंगार का आनंद हम सब देखते हैं और ये एक तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा भस्मारती में दिखाते हैं। तो जैसे यौवन आता है और वो पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में आता है, तो व्यक्ति युवा अवस्था से अपने हाथ में पुरुषार्थ के पराक्रम के अवसर लेता है और फिर जीवन का अंत होता है। तो वापस पूरी धूमधाम से आरती करके वापस अपने सामने सारा श्रृंगार ख़त्म करके 6 बजे वापस जल डाल के वो यात्री की पूर्णता होती है। तो ये जन्म से मृत्यु तक की पूरी यात्रा मतलब काल की यात्रा मतलब भस्मारती। ये एक तरह से हमारे उज्जैन आने का मतलब ये है कि हर एक कोई अपने समय की महत्ता समझे, समय का सदुपयोग करे, जीवन का मूल्य समझे, ये भावार्थ है, इसलिए उज्जैन आते हैं। कम ही नेता होते हैं जिनसे इस तरीके के आध्यात्मिक जवाब देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं। क्योंकि आप PhD धारी भी है, आप डॉक्टर मोहन यादव आपका नाम है पूरा। मुझे बताइए कि आध्यात्म के लिए और मन की शांति के लिए और चेतना के लिए क्या समय मिल पाता होगा और किस तरीके से अपने आप को अंदरूनी रूप से जिंदा दिल रख पाते हैं? देखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत सामान्य हैं, बहुत सरल है। यद्यपि मैं कोई आध्यात्मिक पुरुष तो नहीं हूँ, लेकिन आध्यात्म को जानने का जिज्ञासु जरूर हूँ, विद्यार्थी जरूर हूँ।
और ये स्वाध्याय से होता है, अध्ययन अध्यापन से होता है। मेरी पढ़ने की रुचि शुरू से रही है, इसलिए मैंने BSc, LLB, LLM, MA, MBA, PhD ये सारी डिग्रियां केवल अपने मन के अशांति के लिए अर्जित की है, कोई नौकरी करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं की है। लेकिन डिग्री से मैं संदेश ये देने का प्रयास करता हूँ कि हर एक को जीवन के सब समय में अपने बाकी कामों के साथ स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जब स्वाध्याय करते तो अंदर से अपने कई उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढते हैं। और ये बात भी सही कि ये एक हमारा अपना मानवीय दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से विचार करने का एक आयाम होता है, और जिसके आधार पर हमारे प्रश्न के उत्तर अपने आप में खोजने का प्रयास करते हैं। पर कुछ उत्तर अनुत्तरित होते हैं जो ईश्वर उनके उत्तर समय पे देता है। तो आध्यात्म को समझने से हम उसकी प्रतीक्षा कर लें। कोई उत्तर अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा तो कल उसका उत्तर निकल जाएगा। और मैं ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर हमेशा ढूंढता हूँ, प्रयास करता हूँ, और मुझे इस बात का संतोष है कि आध्यात्मिक रूप से मन की अंदर बाह्य शांति का एक बड़ा आधार बनता है। और ये अपने हिंदू धर्म में है, बाकी धर्मों में भी हो सकता है, लेकिन वो उस धर्म के मर्म को समझे तो ध्यान में आ जाएगा। धर्म के मर्म को समझे तो ध्यान में आ जाएगा। एक मर्म समझ में नहीं आ रहा है, मध्य प्रदेश में इस बार चेहरे भाजपा में कई हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है, सांसदों को टिकट दिया गया है, शिवराज जी को भी बुधनी से टिकट दिया गया है, जो उनकी परंपरागत सीट है सीहोर जिले की। और इस आपाधापी में कई कांग्रेसी और कई जनता का ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शिवराज सिंह जी इस बार चेहरा नहीं होने वाले हैं। तो क्या चेहरा बदलने वाला है भाजपा मध्य प्रदेश का, या फिर कुछ और आगे की रणनीति है? देखिए, ये सारी अटकलें कांग्रेस के स्टाइल की है, और कांग्रेस जान करके उछालती है ताकि जनता के मन में भी ये सवाल है। जनता के मन में, मैं जनता की बात करता हूँ, जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक राजनीतिक कार्यशैली डेवलप की, और मुझे इस बात का संतोष है कि ये कार्यशैली जनता को बहुत रास आती है। जैसे जब हमने 2003 में परिवर्तन की सरकार बनाई उमा भारती जी के माध्यम से, बाद के काल के प्रभाव में बाबूलाल जी गौर भी रहे और फिर शिवराज सिंह जी है, लेकिन जब से शिवराज सिंह जी बने आज तक शिवराज जी चले आ रहे हैं। और ये हर चुनाव में प्रश्न खड़ा करते हैं कि शिवराज जी आज नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो कोई मनुष्य है तो उनकी अपनी कार्य करने की पद्धति होगी, लेकिन शिवराज जी इतने समर्थ हुए कि 18 साल से बिना संकोच सरकार चलाते आए। सरकार कमलनाथ जी ने बना ली, ये अलग बात है, कमलनाथ जी खुद सरकार नहीं चला पाए। फिर शिवराज सिंह जी को जनता ने सरकार सौंपी, जनता के साथ पार्टी ने सरकार सौंपी। जनता ने सौंपी या 21 विधायकों ने सौंपी? तो जनता ही तो सौंपती है ना। जनता के रूप में कांग्रेस के लोगों ने बगावत की, तो ये आज पहली बार थोड़ी हुई है। 1967 में भी हुई थी जब समिति सरकार बनी थी, तो समिति सरकार में भी जनता ने सरकार बदलवाई थी। तो जनता का लोकतंत्र का मजा ही है। हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं कि सेना सत्ता बदला लेगी या कोई तानाशाह आ जाएंगे। जो सरकार चला पाता, जिसके पास मेजॉरिटी वो सरकार चला ले। अगर सरकार नहीं चला पा रहे तो बहुत फ्लोर पे अगर जिसका सिद्ध होता है वो सरकार बनाता है। और फ्लोर पे कांग्रेस हारी है, सबके सामने हारी है। इसका आरोप लगाती कांग्रेस के हमने छीन लिया, ऐसा नहीं है। कोई घर में जा कर के किसी से घुस करके हमने कोई किसी पे कुछ नहीं किया। उनके लोग टूटे हैं, उनने सारे प्रयास कर लिए, उनके लोग न टूटे, न उनके साथ छोड़े। लेकिन जो अपमान किया था कांग्रेस के लोगों का, सिंधिया जी का, उन्होंने खुलेआम सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि अब मैं कांग्रेस में एक क्षण के लिए नहीं रहूँगा। और मुझे इस बात का संतोष है कि वो सारे साथियों ने मिलकर के भाजपा के साथ सरकार भी बनाई और लोकतंत्र में सम्मान करते हुए बाकी समय को पूरा किया। और आज चुनाव में हम सब साथ में फिर जा रहे हैं। चुनाव में आप सब साथ में आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, उज्जैन दक्षिण में कार्यकर्ताओं में अजब किस्म का जोश है। जब से आपको टिकट मिला है मैं देख रहा हूँ सभी की प्रोफाइल पिक्चर हो जाए या स्टेटस हो जाए या इस तरीके का प्यार, इस तरीके का समर्थन कार्यकर्ताओं में कम देखने को मिलता है। क्योंकि आज की तारीख में हर कोई अपना अपना नेता बनना चाहता है, अपना अपना नेता के अलग अलग लोगों में खोजता है। ये किस तरीके से और क्या कारण समझते हैं इसका इतना समर्थन कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से? देखिए, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ इतने अच्छे कार्यकर्ता जुड़े हैं। और मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से दिल से जुड़ता हूँ और कार्यकर्ताओं के साथ उज्जैन के सारे विकास के कामों में बात शेयर करता हूँ। उनको समझ आती है, उनके साथ झूठ नहीं बोलता हूँ, चालाकी नहीं करते हैं। चालाकी करने वालों सावधान करते हैं। तो जब आप निर्मल भाव से प्रेम करोगे तो प्रकृति का ये गुण है कि वो स्वाभाविक रूप से, प्रकृति भी आपके साथ खड़ी होती थी, पशु पक्षी वनस्पति सब आपके साथ खड़ी होती। तो मनुष्य जीव है, तो ये तो मनुष्य को तो तुरंत समझ में आती है। रिसेप्शन जो अपनी एक तरह से जिसको बोला संग्रहण क्षमता है, तो वो संग्रहण क्षमता में तुरंत दिखता है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कार्यकर्ताओं ने इस बात को मर्म समझ लिया है कि हाँ, मैं अकेला मोहन यादव के नाते नहीं हूँ। हमारे मित्रों का समूह और मित्रों की जीत हार होगी और मित्रों से आगे बढ़कर उज्जैन की जीत हार होगी।
तो उज्जैन वाले उज्जैन पे अगर गर्व करके चुनाव के लिए लड़ पड़े हैं या वो आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सारे युवा वर्ग में इस बात का भाव खड़ा हो गया है और ये हमको दिखाई भी दे रहा है। आपको अगर जनता चुनती है 2023 में फिर से उज्जैन दक्षिण से, क्या सौगातें दक्षिण को लेकर आप लेकर आने वाले हैं? देखिए, अभी तो ये चुनाव के बाद की बातें हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ निश्चित रूप से हमने जो विकास का क्रम चालू किया है इसमें बहुत गुंजाइश है काम करने की, बहुत गुंजाइश है। और ये केवल उज्जैन के लिए नहीं, प्रदेश के लिए भी गौरव की बात रहेगी। और गौरव इसलिए भी ज़्यादा महत्व का रखेगा कि 23 का चुनाव आगामी 2024 माननीय मोदी जी का चुनाव के लिए नींव का काम करेगा। तो ये रीढ़ की हड्डी का काम करेगा अगर शरीर की भाषा में बोले तो निश्चित रूप से 23 का चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतें। रही विकास की बात उज्जैन में, तो उज्जैन में तो अभी बाबा महाकाल का जैसे हमने निर्माण किया पिछले सिमस्त में, हमारे सारे मंदिरों का क्या था, लेकिन दोबारा अब उस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे काल भैरव, सांदीपनी आश्रम, गढ़कालिका, चिंतामन गणेश, शनि मंदिर, इन पर निर्माण किए, लेकिन और इनको एक तरह से सैटेलाइट टाउन बनाने की ज़रूरत है। आज 3 लाख दर्शनार्थी सीधे महाकाल पे पहुंचते हैं, उसके बजाय वो 10-10, 20-20 हज़ार इन बड़े मंदिरों पे भी वो समय गुजारे, तो एक तरह से ये पूरा शहर विकसित होकर आएगा। राजमार्ग बन गए तो राजमार्गों में बड़े पैमाने पर उद्योग का केंद्र, व्यापार का केंद्र उज्जैन बने, बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य का केंद्र उज्जैन बने। क्या मेडिकल कॉलेज इस बार? केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, मेरा मानना है कि मेडिकल कॉलेज के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटियां आए उज्जैन बिल्कुल, में। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में सभी प्रकार के कोर्स लेके आए, बहुत छात्र बाहर मेरा जाते हैं। प्रयास तो है कि स्किल यूनिवर्सिटी आए उज्जैन में। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर अकेले इस 2 साल के अंदर विक्रम विश्वविद्यालय में जितने कोर्स खोले उसके बलबूते पर, जहाँ हमारे अपने विक्रम विश्वविद्यालय कैंपस 800 छात्रों का था, आज वो 8 से 10 हज़ार छात्रों का कैंपस हो गया है। और पूरे प्रदेश के नहीं, देश से भी कई दूर दूर के विद्यार्थी, जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, यहाँ के विद्यार्थी उज्जैन आके पढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि आदिकाल में जो भगवान सांदीपनी, महर्षि सांदीपनी का आश्रम भगवान कृष्ण जो पढ़ने आए थे, वो काल वापस लौट रहा है कि ये शिक्षा का केंद्र बने, शिक्षा का हब बने। मैंने कल ही कोचिंग क्लासेस वालों के कार्यक्रम में गया था और कोशिश की कि जो कोटा में महत्व हुआ उससे बड़ा महत्व उज्जैन का है, तो ये कोटा की तुलना में उज्जैन में कोचिंग का भी बड़ा सेंटर बनना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के सभी कोर्सों में, कोर्स भी कैसे, जैसे हेल्थ के सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोज़गार भी है, एजुकेशन भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से नर्सिंग, पैरामेडिकल और तमाम प्रकार के कोर्स खोले जा सकते हैं इसी मेडिकल एजुकेशन में। टूरिज़्म की बड़ी पैमाने पर संभावना है, तो टूरिज़्म से बड़े बड़े कोर्स उज्जैन में लेकर के आए। इसी प्रकार से अपने यहाँ बड़े सेक्टर में टूरिज़्म का या हेल्थ, एजुकेशन में भी बहुत सारी संभावना है। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पे काम करेंगे। इससे कई सारे रोज़गार परक एजुकेशन के सेंटर के रूप में उज्जैन को डेवलप करना, और अगले राउंड में मैं इन सब पे ध्यान दूँगा। फिल्में देखते हैं आप? आप समय नहीं मिल पाता है, पुराने ज़मानों के टाइम पे देखते थे, लेकिन कौन है पसंदीदा अभिनेता? सारे अभिनेता पसंद है मुझे, तो हर कोई नए से नया और पुराने से पुराना, हर एक को। मेरे को इसमें बड़ा खुले मन से सोचना, समय मिला तो जरूर जाता हूँ। पर आपकी पार्टी के कई नेता कई फिल्मों का विरोध भी करते हैं। देखिए, फिल्मों से, ये फिल्म का विरोध नहीं करते, संस्कृति का हमारा अपना धारा में जीने की आदत है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को जो भी चोट पहुंचाएगा उससे हमारा सदैव विरोध रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। जो हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा उससे भी हमारा विरोध रहेगा। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते, किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन कोई हमारे धर्म को गलत कहेगा हम कैसे सहन कर सकते हैं? तो इस स्वाभाविक रूप से मैं उस जगह खड़ा दिखाई देता हूँ। आप कभी गौर करिएगा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में भी हमारे अपने सारे तीज त्योहारों को अच्छे से अच्छा मनाने का प्रयास किया। हमारी दीपावली हम अपने सभी मित्रों के साथ, गरीबों के साथ बस्तियों में मनवाते हैं। हम बाकायदा मिठाई बंटवाते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी दिवाली के दिन आनंद आना चाहिए कि ना आना चाहिए। उज्जैन में 10 से 12 रक्षाबंधन का उत्सव है, रक्षाबंधन उत्सव भी हम इतना अच्छा आनंद से मनवाते हैं कि केवल एक दिन नहीं, अकेले 20,000 से ज़्यादा बहनें मेरे राखी बांधती है। तो मुझे इस बात का प्रसन्नता है। आपके 2 उदाहरण बता देता हूँ। एक बार कलेक्टर यहाँ शशांक मिश्रा थे, मैं उनके घर में उनके कक्ष में बैठा हुआ था। उनके घर की सफाई करने वाली एक बहन कर्मचारी जो वहाँ की बर्तन मांजने वाली थी, वो निकल के जा रही थी और कलेक्टर को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने मेरे से बोला कि एकदम वो उनको बुलाया कि बहन भाई इधर आइए। बोला आप इनको पहचानते हो? तो मैं उस समय विधायक था, तो उन्होंने कहा हाँ पहचानती हूँ। तो उन्होंने कहा कौन है ये? बोले मेरे भाई है। तो कलेक्टर बोला कि ये आपके भाई कैसे हो गए? बोले उनको राखी बांधती हूँ। अच्छा। अब ये कलेक्टर को खुद को उस समय भौचक करेगा कि ये आपकी बहन मेरे घर में राखी काम करने आती है। तो मैंने कहा बिल्कुल आती है, मेरी ऐसी 20,000 बहनें जो अलग अलग काम अपने, लेकिन काम करना बुरा थोड़ी है, काम करके वो 2 रोज़गार अपने स्वाभिमान के साथ घर चलाती है।
तो ये अलग बात है कि वेतन कम ज़्यादा पाते होंगे, लेकिन मनुष्य के नाते से स्वाभिमान के साथ काम करते ही अच्छी बात है। अभी इसी 15 अगस्त को मैं जब यहाँ झंडा वंदन करने के बाद दशहरा मैदान से इसी मॉडल स्कूल में गया। एक परंपरा है कि हमारे यहाँ बच्चों के साथ भोजन करते 15 अगस्त के बाद। वो बच्चे जो गरीब स्कूल के सरकारी स्कूल के रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम बैठ कर के, मैं एक बच्ची इधर बैठी, एक बच्ची इधर बैठी, कलेक्टर पास में बैठे थे, यही कलेक्टर वर्तमान वाले। अचानक उसने पूछा कि इनको पहचानते हो क्या आप? बच्चियों से मेरे बारे में पूछा। तो बच्चे ने कहा हाँ हम पहचानते। बोले कौन है? बोले हमारा मामा है। तो बोले तुम्हारे मामा कैसे हो? बोले हमारी मम्मी ने राखी बांधी इनको। मध्य प्रदेश में 2 मामा हो गए अब। तो मामा, ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ राजनीति को परिवार की तरह चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। राजनीति का अर्थ केवल वोट देना नहीं, राजनीति का अर्थ है हम सुख दुख में सबके सहभागी हों, एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे को लेके निभाएं। तो ये स्वाभाविक रूप से उसमें ये रिश्ते बनते हैं, और एक दूसरे के जीवन में जब खड़े होते हैं तो स्वाभाविक रूप से देश प्रदेश में अच्छी बातों के लिए एक नई संभावना बनती है। आपने जैसे कहा कि मेरे मामा हैं, आपने जवाब दिया, मेरे मन में एक सवाल आया, क्या अगले मामा आप होने वाले? क्या महत्वाकांक्षा है आपकी प्रदेश के मेरी लिए? कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मैं सदैव अपना काम करने में विश्वास करता हूँ। जब मैं जहाँ से आया हूँ, हमने तो चाय से मेरी खुद की होटल थी, उसके बाद खाने की होटल खोली, बाद में निर्माण कार्य का काम चला। तो मैंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखे हैं, और सारे संघर्षों के बावजूद भी हमारे अतीत में हमारे परमात्मा की दया से हमारे पिताजी, दादाजी और पुराने ज़माने में किसान, बड़े किसान, और एक तरह से हम उस दुनिया से निकल के आए जिनने अपनी सारी ज़िंदगी में इस बात को महत्व दिया है कि अपने जीवन में। माता पिता का नाम बताइए। पूनम चंद जी यादव और माता श्री स्वर्गीय लीलाबाई यादव। आखिरी प्रश्न, मध्य प्रदेश में 2023 में इस बार किसकी सरकार, और अगर आपकी सरकार तो कितनी सीटों के साथ? निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अब की बार 150 पार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, एक आप भी जानते हो कि जब भी कुंभ मेला आता, सिम्मस्त आता उज्जैन का, तो सरकार भाजपा की बनती। तो उज्जैन वाले तो प्रश्न कर ही नहीं सकते। उज्जैन के उस ऐतिहासिक सत्य को, जिसमें बाबा महाकाल का आशीर्वाद है कि अगर कुंभ मेला करना तो भाजपा की सरकार बनेगी, तो मैं बता सकता हूँ कि सरकार भाजपा की बनेगी। चलिए, मोहन जी मंत्री, 2 बार के विधायक, तीसरी बार ताल ठोकने जा रहे हैं उज्जैन दक्षिण से। उन्होंने कह दिया है कि जब भी कुंभ मेला लगता है तो भाजपा की सरकार रहती है, ये उनका दावा है। देखते हैं इस चुनाव में ये दावा कितना ठीक पड़ता है। वैसे तो बहुत विश्वास रख रहे हैं और आश्वस्त है, और मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है उज्जैन दक्षिण के चुनाव को लेकर। और आपके सामने आपकी विपक्षी पार्टी ने अभी तक कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। क्या है ये, डर का माहौल है, या फिर क्या कहेंगे कि थोड़ा लेट लतीफ़ी करें, या फिर कोई खासी रणनीति है ये? अब मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला। लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस के लिए यही तो ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस को लगातार नीचे ले जा रही है। कांग्रेस ने अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं की इज्जत कम कर दी है। कांग्रेस ने अपने कामकाज के आधार पर जनता का दिल जीतना बंद कर दिया। कांग्रेस ने झूठ, फरेब, चालाकी और खुद के संगठन का नुकसान किया। इसकी कीमत कांग्रेस चुका रही। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको, आपके भावी जीवन के लिए। आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे शब्द.com। ये हमारा चुनावी चौपाल का एक नया एपिसोड था। बने रहिए हमारे साथ विधानसभा 2023 के चुनाव की आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।